नमस्कार। राजस्थान में एक वैकेंसी आई है RO एंड EO की। RO मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका सिलेबस है राजस्थान GK, उसके साथ में नगर पालिका अधिनियम 2009 और कुछ योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की। इसके अलावा पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। तो इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 की। इसको कुछ धारा उपधाराओं में बांटा गया है, जिनको धारा 1 से शुरू होती है और जैसे धारा 1 है उसके बाद उसकी उपधारा, इस प्रकार से इसके पूरे अधिनियम 2009 को बांटा गया है। यह अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 2009 से। 15 सितंबर 2009 से लागू हुआ था। और इसकी शुरुआत करते हैं धारा 1 से। धारा 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्री नोट्स बना के मैंने लिखे हुए हैं इसमें। धारा 1 में बात की गई है नगर पालिका अधिनियम में जो भी शीर्षक है, क्या क्या शीर्षक है, इसका विस्तार है और इसका प्रारंभ क्या क्या है। इसका नाम इसमें दे रखा है। इसका नाम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसका नाम दे रखा है। इसके बाद में कहाँ पे लागू होगा ये भी धारा 1 में दे रखा है। तो ये है छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान पर लागू होगा। अब भी राजस्थान में केवल एक ही छावनी क्षेत्र है, वो है नसीराबाद। ओनली एक ही छावनी क्षेत्र नसीराबाद है। तो नसीराबाद को छोड़कर बाकी सब पूरा राजस्थान है, उसमें नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू होता है। इसको लागू कैसे किया जाता है? इसको लागू राजस्थान सरकार द्वारा अपने जो राजपत्र है, आधिकारिक राजपत्र, उसमें एक अधिसूचना लागू की जाती है और उसके बाद इसको लागू किया जाता है। सर्वप्रथम 2009 का अधिनियम 15 सितंबर 2009 से लागू हुआ था। ये इतनी सी चीज़ दे रखी है धारा 1 में। इसके बाद में आते हैं धारा 2 पे। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 में है परिभाषा। अब परिभाषा किस चीज़ की है? परिभाषा और कुछ नहीं, अधिनियम में कोई शब्दावली यूज की गई है, मतलब बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं इसमें पूरे अधिनियम 2009 में। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है वो चीज़ें इनमें धारा 2 के अंदर इन्होंने पहले से दी हुई है, ताकि बाद में अगर इसका जैसे बेर एक्ट पढ़ते हैं, नगर पालिका अधिनियम 2009 का अगर बेर एक्ट पढ़ते हैं तो हिंदी अगर आप ओरिजिनल बेर एक्ट पढ़ेंगे उसमें काफ़ी कठिन शब्दावली है, जैसे इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया है, वो भी वैसे समझ में आता नहीं है। तो उन चीज़ों की पहले से कुछ इसमें परिभाषा दे रखी है। जैसे एक शब्द लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक क्या है, कौन होगा लेखा परीक्षक? ये चीज़ राजस्थान अधिनियम की निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1954, राजस्थान स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1954 की धारा 28 में जो परिभाषित किया गया है वो लेखा परीक्षक होगा, जिसको ऑडिटर बोलते हैं, जो लेखा जोखा वगैरह रखते हैं। या फिर जैसे नगर पालिका में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी आमदनी हो रही है, उसका लेखा जोखा होता है, तो उसको जो चेक करता है कि कहाँ गड़बड़ी क्या क्या है, वो सब ऑडिटर का काम होता है। और अगला शब्द है पिछड़ा वर्ग। अगला शब्द इसमें पिछड़ा वर्ग दे रखा है। तो पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है? पिछड़ा वर्ग से इसमें तो इसके अकॉर्डिंग तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब एक तो SC ST SC है, ST है, उसके अलावा अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, किसी जैसे आर्थिक आधार पर पिछड़ा है, जो भी है, किसी भी अदर बेस पे जो पिछड़ा है, या फिर कुछ ऐसे वर्ग जिनको राज्य सरकार जो है वो समय समय पर अपने आधिकारिक पत्र, जो उनका एक अधिसूचना पत्र होता है, उसके द्वारा जारी करके बताती है भाई ये सब पिछड़ा वर्ग है, वो इसमें शामिल होगा पिछड़े वर्ग में।
उसके आगे देखते हैं तुलन पत्र। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तुलन पत्र क्या है? तुलन पत्र है भारत धारा 92 के तहत तैयार की गई तुलन पत्र। मतलब तुलन पत्र है नगर पालिका की जो भी संपत्ति है, कुछ संपत्ति होगी या फिर नगर पालिका ने कुछ उधार ले रखा है या किसी को कुछ देना है तो कुछ देयता होंगी उनकी, जिनको लाइबिलिटीज़ कहा जाता है, कुछ दायित्व होते हैं, वो सब इसके अंदर देयता के अंदर आते हैं। संपत्ति उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसका बिल्डिंग है, हाउस है, ज़मीन है, उसकी जो भी चीज़ें हैं, सारी संपत्ति उसकी भी है। तो इनका जो लेखा जोखा जिस पत्र में किया जाता है उसी को कहा जाता है क्या? तुलन पत्र। इन दोनों का जो लेखा जोखा किया जाएगा वो ही तुलन पत्र है। ये इसमें तुलन पत्र हो गया। आगे देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट से मतलब है, वेस्ट मतलब अपशिष्ट हो गया। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जो वेस्टेज बचता है वही अपशिष्ट हो जाता है, उसी को अपशिष्ट कह देते हैं। अपशिष्ट वो होता है जैसे किसी पशु का इलाज हो रहा है, किसी मनुष्य का इलाज हो रहा है, कोई पशु मर गया, उसका निदान किया, टीकाकरण के बाद कोई भी अनुसंधान गतिविधियां है, मतलब कोई आविष्कार वगैरह जो भी है, उसके बाद जो फालतू में लास्ट में कचरा बचता है या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है या वेस्ट बचता है जिनको हम फेंकते हैं, उसी से संबंधित है बायोकेमिकल वेस्ट। यानी बायोकेमिकल वेस्ट उसी में आता है। ये जो बायोकेमिकल वेस्ट है ये उसी में आता है। तो ये बायोकेमिकल वेस्ट इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? इसमें जैसे मनुष्य का शारीरिक अपशिष्ट है, पशुओं का अपशिष्ट है, सूक्ष्म जीव, विज्ञानी और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अपशिष्ट है, अपशिष्ट तेज धारा, छोड़ी गई दवाएं, साइटोटॉक्सिन दवाएं, ठोस अपशिष्ट हो गया, तरल अपशिष्ट हो गया, भस्मीकरण राख हो गई, रासायनिक अपशिष्ट शामिल हो गया। तो ये जहाँ तक परिभाषाएं भी रखी, परिभाषाओं में ऐसा कुछ समझने लगे कठिन चीज़ है नहीं, कुछ एक परिभाषा है जिनको समझनी पड़ेगी। इसके बाद में जो मेन स्टार्ट होता है वो होता है धारा 3 से लेके आगे तक, जिनमें समझने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जब तक धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई उनको देख लेते हैं। अगली है पुल। एक शब्द आएगा पुल। तो पुल से क्या अभिप्राय लेना है? अधिनियम 2009 को पढ़ते समय तो उसका अभिप्राय वही होगा, पुल जो पुलिया होती है, पुल का अर्थ पुलिया माना जाएगा। बजट अनुदान क्या है? बजट अनुदान है कि जैसे एक बार नगर पालिका को बजट मिल गया, बजट अनुदान एक बार नगर पालिका को बजट मिल गया, अगर बजट मिलने के बाद और एक्स्ट्रा बजट चाहिए तो उसके लिए पहले वहाँ पे जहाँ से बजट मिलेगा वहाँ अनुमति पत्र उनको दे के जैसे भी बजट लेते हैं तो वही एक्स्ट्रा बजट लेना ही बजट अनुदान हो जाता है। और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होने पर बजट की राशि बढ़ाने की मांग करना बजट अनुदान हो गया। बिल्डर या डेवलपर जानते ही हैं। बिल्डर अगर परिभाषा में देखें तो एक ऐसी एजेंसी या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा अपनी ज़मीन या फिर किसी अन्य की ज़मीन किसी समझौते के तहत किराए पर लेकर या खरीद कर किसी परिसर का निर्माण किया जाता है। अब नगर पालिका के लिए तो परिसर का ही निर्माण होगा खुद नगर पालिका के लिए, तो नगर पालिका के लिए वो बिल्डर हो गया, डेवलपर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो भी होते हैं। इसके बाद में आता है अध्यक्ष। अध्यक्ष हो गया नगर पालिका अध्यक्ष के मामले में अध्यक्ष किसको बोलेंगे? अगर नगर पालिका बोर्ड का मामला है तो नगर पालिका अध्यक्ष है उसी को ये अध्यक्ष में शामिल होएगा। नगर परिषद का मामला है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष हो जाएगा। और नगर निगम का मामला है तो जो महापौर है वो अध्यक्ष हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होगा? वही बात, नगर निगम के मामले में जो नगर निगम का आयुक्त होगा वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो जाएगा। नगर परिषद के मामले में वही आयुक्त नगर परिषद का अधिकारी मुख्य नगर परिषद अधिकारी हो जाएगा। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में मुख्य नगर पालिका बोर्ड अधिकारी हो जाएगा, कार्यकारी अधिकारी। आगे देखते हैं इस अधिनियम में नोटिस प्राप्त करने की तारीख। अच्छा, अगला है अगर स्पष्ट दिन, अगली परिभाषा है स्पष्ट दिन।
आगे आपको लिखा मिलेगा जो पढ़ेंगे, कुछ जगह लिखा होगा भाई स्पष्ट दिन के बाद ऐसा, स्पष्ट दिन से पहले ऐसा, तो वो जो स्पष्ट दिन है उससे क्या मतलब, या फिर क्या अर्थ लिया जाएगा स्पष्ट दिन से, स्पष्ट दिन इससे क्या अर्थ लिया जाएगा। तो स्पष्ट दिन है किसी को अगर नोटिस दिया गया है, नोटिस दिया गया है, तो जिस दिन वो नोटिस उस संस्था व्यक्ति जिसने भी प्राप्त किया है उस तारीख से दिनों की संख्या स्टार्ट होएगी, तब से लेकर नोटिस में दी गई जो तारीख है वहाँ तक, यानी निश्चित दिन की शुरुआत उसमें रविवार, और निश्चित दिन जो उनको दिया जाएगा उसमें रविवार भी शामिल होगा। उसके अलावा अगर अन्य कोई भी छुट्टी होती है वो भी निश्चित दिनों की संख्या में शामिल होगी। ऐसा नहीं जैसे 20 दिन का नोटिस दिया है, आज नोटिस प्राप्त हो गया, आज मान लो 29 तारीख को नोटिस प्राप्त हो गया, तो दिनों की संख्या 29 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर कल संडे भी आता है तो वो भी उसमें काउंट होगा, कोई सरकारी छुट्टी होती है वो भी काउंट होगा, यानी कंटिन्यू 29 तारीख से अगले 20 दिन पूरे होने तक वो सारे निश्चित दिन में शामिल होगा। अगला देखते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आते हैं वाणिज्य मामले। 25 अगर कोई वाणिज्यिक व्यवसायिक मामला है, कोई व्यवसायिक बिल्डिंग है, तो उसमें अगर 25 से अधिक बिल्डिंग का भवन होता है, 25 इकाई यानी 25 मंजिल वाला, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। आवासीय मामलों में 10 मंजिल या फिर इससे अधिक है तो वो आवासीय कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। नगर सेवक कौन होगा, नगर निगम का अधिकारी, नगर निगम का सदस्य नगर सेवक। पार्षद नगर पालिका या नगर परिषद का सदस्य। डेयरी कोई भी खेत, पशुशाला, गौशाला, दूध की दुकान आदि स्थान जो जिसमें डेयरी में शामिल किए जाएंगे। खतरनाक बीमारी, किसी खतरनाक बीमारी की बात की जाएगी तो खतरनाक बीमारी में कौन कौन सी बीमारी शामिल है, हैजा, प्लेग, चेचक, सेरेब्रोस्पाइनल, डिप्थीरिया, तपेदिक है, कुष्ठ रोग, इन्फ्लुएंजा, एन्सेफ्लाइटिस और पोलियोमाइलाइटिस या फिर जो सिफिलिस है। इसके अलावा कोई भी ऐसी महामारी या फिर कोई भी संक्रमित रोग जिसको सरकार खुद महामारी घोषित करेगी वो सब खतरनाक बीमारी में शामिल हो जाएगा। इसके बाद है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट होगा दंड संहिता 1973 यानी 1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2, इसकी धारा 20 के तहत तो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जो नियुक्त व्यक्ति होगा वही जिला मजिस्ट्रेट, यानी जिला मजिस्ट्रेट को दंड संहिता 1973 की धारा 20, दंड संहिता 1973 की धारा 20 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट हो जाएगा। कार्यकारी समिति धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यकारी समिति होगी, इसके लिए धारा 55 देखनी पड़ेगी जो आगे अपन देखेंगे। वित्त आयोग, जो अपन नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं 2009 का, इसमें वित्त आयोग भी आएगा। तो इसके लिए वित्त आयोग का मतलब कौन सा वित्त आयोग माना जाएगा वो चीज़ है इस परिभाषा में। तो उसके लिए जो आर्टिकल भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 एक में जो वित्त आयोग है, यानी कि जो केंद्रीय वित्त आयोग वगैरह जो भी है 243 में से राज्य का है वो वित्त आयोग, इसके लिए वित्त आयोग होगा। वित्तीय विवरण धारा 92 के तहत तैयार किया गया वित्तीय विवरण। अग्निशमन दल धारा 256 के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थानीय और अनुरक्षित बल अग्निशमन दल में आ जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या फिर 1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 29, इसमें जो निर्दिष्ट कचरा है उसकी श्रेणी खतरनाक श्रेणी में आ जाएगी। आगे नगर पालिका क्षेत्र की नियमावली क्या है, धारा 91 के तहत तैयार और अनुरक्षित नगर पालिका लेखा नियमावली, ये नगर पालिका क्षेत्र नियमावली में आएगा। नगर पालिका के अधिकारी कौन होंगे, या फिर नगर पालिका का अधिकारी से क्या मतलब है, जो कुछ समय के इस अधिनियम के द्वारा या इसके तहत सृजित या जारी रखा गया कार्यालय धारण करता है, लेकिन इसमें नगर पालिका या समिति का सदस्य शामिल नहीं होगा। इसका मतलब हो गया नगर पालिका अधिकारी कौन होगा कि जो नगर पालिका अधिनियम
2009 है। इसके तहत कोई कार्यालय जारी है, कोई कार्यालय या फिर जो ऑफिस चल रहा है, तो इस ऑफिस में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, कार्य करने वाले अधिकारी व्यक्ति जो हैं, वो नगर पालिका अधिकारी कहलाएंगे। मतलब नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत किसी कार्यालय की स्थापना की गई है इसके तहत, और इसके अंदर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो नगर पालिका अधिकारी कहलाएगा। इसके अलावा जो नगर पालिका या फिर नगर पालिका समिति का जो भी सदस्य होगा, नगर पालिका या फिर नगर पालिका समिति का जो सदस्य है, उसे नगर पालिका अधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगला देता अनुसूचित जाति। ये तो जानते हो, संविधान में जो अनुसूचित जाति दी गई है या फिर संविधान आदेश 1950 में जो निर्दिष्ट जातियां हैं वो सब अनुसूचित जाति में आएगी। अनुसूचित जनजाति में संविधान आदेश 1950 में निर्दिष्ट जनजाति जो है वो सब अनुसूचित जनजाति। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये 1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 37, इसकी धारा 10 द्वारा जो गठित राजस्थान राज्य है। यानी कि नगर पालिका अधिनियम 2009 में किसी अगर राज्य का नाम आता है तो उस राज्य से मतलब होगा राजस्थान। ठीक, ये इसमें टोटल जो भी शब्दावली है, जो परिभाषा है वो दी गई थी। यानी अगर आप देखें जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, नगर पालिका अधिनियम का फर्स्ट चैप्टर, उसमें 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में क्या दिया गया है? धारा 1 में है इसका नाम। तो नाम तो क्या है? नगर पालिका अधिनियम 2009, इस नाम से ये जाना जाता है। दूसरी चीज़ है कहाँ पर लागू होगा। कहाँ पर लागू होगा? तो ये लागू होगा जो छावनी क्षेत्र है, इसको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान पर। छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान पर लागू होगा। यह हो गया धारा 1 का काम। अगला है धारा 2। धारा 2 में दी गई परिभाषाएं, और परिभाषा वो परिभाषा है, मतलब ऐसा कोई विशेष परिभाषा नहीं है। इन परिभाषाओं का मतलब है नगर पालिका अधिनियम 2009। इनमें जो भी शब्द का यूज किया गया है, जैसे अभी देखा मैंने निश्चित दिन देखा, और ऐसे बहुत सारे देखा, लेखा परीक्षक है, पिछड़ा वर्ग है, तुलन पत्र है, इन सब का क्या अर्थ समझा जाए। जैसे इसमें नगर पालिका अधिनियम में एक राज्य ऐसा लिखा है जैसे राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये सब। तो इस राज्य से क्या अर्थ लेना है वो सारी चीज़ इसमें समझाने की कोशिश करी गई है। राज्य से अर्थ होगा राजस्थान, इस प्रकार था। अब अगले सेशन में हम धारा 3 से शुरू करेंगे। इनमें सब बेसिक चीज़ें थी, समझने वाली चीज़ें होंगी धारा 3 से शुरू। असली मज़ा भी वहीं पे आएगा जहाँ चीज़ें समझने की होती है। ये खाली ऊपर से देखने वाली चीज़ें थी। इसमें से 2-3 चीज़ें याद रखने की है। पहली चीज़ तो है जो धारा 1 में दी गई है, इसका नाम है। नाम तो वैसे याद ही है, बताइए सब क्या नाम है। दूसरा कहाँ पर लागू होगा, ये चीज़ छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान पर। और दूसरी चीज़ इसकी तारीख दिया इसमें है 15 सितंबर 2009 से लागू हुआ था। 15 सितंबर 2009 से लागू कौन करता है? राज्य सरकार। ये चीज़ याद रखनी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार हल्का सा लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आगे वाले वीडियो में मोटिवेट होकर और भी काफ़ी अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूँ। और एक चीज़ का प्रॉमिस है, अधिनियम 2009, नगर पालिका अधिनियम 2009, इसको आप डायरेक्ट में से पढ़ना एक बार, और उसके बाद मेरा वीडियो देखना। अगर पढ़ने में मज़ा नहीं आए तो बताना पहले। प्रॉमिस है पक्का मज़ा आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कब पूरा बेयर एक्ट, नगर पालिका अधिनियम बेयर एक्ट 2009 का बेयर एक्ट कब याद हो गया पता भी नहीं चलेगा।
थैंक यू।